लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो शिनोबू एंड डोमा होता है वो एक साथ फाइट करते हैं, बट जो शिनोबू होती है वो डोमा के हाथों मारी जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तांजीरो एंड गियो को, जो कि मुजान को इन्फिनिटी कासल के अंदर ढूंढ रहे होते हैं ताकि उसे जल्दी से खत्म करके यह सब माजरा खत्म कर दें। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं जेनेत्सु एंड काइगाकू को। एंड जो हमारा लास्ट पार्ट था वो यहीं पर हमने रोक दिया था। तो अगला पार्ट शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो इस पार्ट को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग काइगाकू को देखते हैं, जो कि जेनेत्सु को देखकर कहता है, तुम तो अभी बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहे हो जेनेत्सु, और ऊपर से तुम कितने कमजोर हो गए हो। क्या तुम अभी हासिरा बन पाए या फिर अभी फर्स्ट फॉर्म के अलावा भी कोई और फॉर्म यूज करना सीखा है। जेनेत्सु बोलता है, लगता है तुम अपर रैंक में सबसे नीचे पहुँच गए हो, तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही अकड़ आ गई है, पर ध्यान रखो तुम बस एक खाली जगह को भरने ही आए हो। मुझे एक चीज बताओ कि आखिरकार एक थंडर ब्रीडिंग यूज करने वाला डीमन क्यों बन गया। तुम्हें पता है तुम्हारे डीमन बन जाने की वजह से हमारे मास्टर ने खुदकुशी कर ली, तुम्हारी वजह से वह अकेले मरे हैं। जब भी कोई सुसाइड कमिट करता है तो तुम्हारा सीट काटने के लिए तुम्हारे पास कोई होना चाहिए, नहीं तो तुम तड़प तड़प के मरते हो। वैसे तो वो थंडर ब्रीडिंग का यूज करके अपने आप को जल्दी मार सकते थे, पर तुम्हारी वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि थंडर ब्रीडिंग से एक डीमन पैदा हो गया है। काइगाकू बोलता है, मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिन लोगों को मेरी वैल्यू नहीं है मैं उन्हें कभी भी फिक्र नहीं करता। वह बूढ़ा आदमी इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे अपना अगला सक्सेसर नहीं चुन रहा था। काइगाकू बोल रहा था कि मुझे तुम्हारे जैसे बेकार आदमी के साथ सक्सेसर बनना पड़ेगा, मुझे उस बुढ़े से कोई भी लेना देना नहीं है। जेनेत्सु बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, अगर मैं बेकार हूँ तो तुम कचरा हो। मैं फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकता हूँ और तुम फर्स्ट फॉर्म के अलावा बाकी सभी चीजों को यूज कर सकते हो। मुझे तो अपने मास्टर के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है कि उनके पास ऐसे बेकार सक्सेसर थे। काइगाकू बोलता है, मुझे अपने साथ जुड़ना बंद करो। तब काइगाकू थंडर ब्रीडिंग का यूज करके जेनेत्सु पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं कि जेनेत्सु बहुत ही तेजी से उसके हमले से बच के उसी के ऊपर वार कर देता है। तब हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपन मून वन कोकोशिबा ने काइगाकू को मुजान का ब्लड दिया होता है ताकि वह डीमन बन सके, और साथ ही में उसे एक धमकी दी होती है कि अगर उसने उस ब्लड की एक बूंद गिराई तो उसका सर धड़ से अलग किया जाएगा। काइगाकू सोचता है, किसी ताकतवर के सामने झुकने में कोई भी शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह आप जिंदा बच सकते हैं, और जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आप बिल्कुल भी नहीं हारेंगे। उस दिन उसे देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, और उसके सामने तो यह जेनेत्सु एक छोटा सा कीड़ा है। चाहे इसने थोड़ी सी ताकत क्यों ना हासिल कर ली हो, पर फिर भी यह एक अपर रैंक का मुकाबला नहीं कर सकता। यह हमेशा से रोता आया है और बहुत ही ज्यादा बेकार पर्सन है, पर फिर भी उस बेकार बुढ़े को यह लगता था कि हम दोनों मिलकर उसके सक्सेसर बन सकते हैं। तब काइगाकू थंडर एवरीथिंग की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म से जेनेत्सु पर हमला कर देता है। जेनेत्सु बोलता है, तुम अब तक कितने लोगों को खा चुके हो, अब तुम यह भी नहीं बता सकते कि कौन अच्छा है कौन बुरा। तुम गलत हो, क्योंकि मुझे पता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। जो लोग मेरी वैल्यू जानते हैं वो लोग अच्छे हैं, और जो लोग मेरी वैल्यू नहीं जानते हैं वो लोग बुरे हैं, और तुम उन्हीं में से एक हो। तब काइगाकू अपनी थंडर ब्रीडिंग की फिफ्थ फॉर्म और ब्लड डीमन आर्ट को मिलाकर जेनेत्सु पर हमला करता है, जिससे कि जेनेत्सु की बॉडी पर अलग अलग जगह कट आ जाते हैं और वह इन्फिनिटी कासल के नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। काइगाकू बोलता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्पेशल हूँ। तब जेनेत्सु सोचता है, तुमने सही कहा कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मुझे हमेशा मास्टर मारते थे और मुझे कहते थे कि मैं तुमसे सीखूं कि मेहनत कैसे की जाती है। थंडर ब्रीडिंग की फर्स्ट फॉर्म सारी फॉर्म्स की फाउंडेशन होती है, तो अगर तुम फर्स्ट फॉर्म को नहीं यूज कर सकते तो बाकी सारे फॉर्म्स का यूज करने का कोई भी फायदा नहीं होता। मैं यह समझ सकता हूँ काइगाकू कि तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो, क्योंकि असल में तो मैं तुमसे भी ज्यादा नफरत करता हूँ, पर मैं अपने दिल की गहराई से तुम्हारी इज्जत भी करता हूँ। लेकिन तुमने सच में बहुत ही ज्यादा मेहनत की है मेरे और मास्टर के लिए। तुम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन थे, पर तुम उससे भी कभी सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर जो हैप्पीनेस का बॉक्स था उसके अंदर से तुम्हारी खुशी बार बार निकल रही थी, पर तुमने उस खुशी को उस बॉक्स के अंदर स्टोर करके ही रखा है, जिस वजह से तुम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। मुझे माफ कर देना ग्रैंडपा कि हमने अलग पाथ चुना, और मुझे माफ कर देना काइगाकू। और तभी हम देखते हैं एक चमत्कार होता है। जेनेत्सु थंडर ब्रीडिंग की फर्स्ट फॉर्म के अलावा थंडर ब्रीडिंग की सेवन फॉर्म का यूज करता है, जिससे कि वो एक ही बार में काइगाकू के सिर को उड़ा देता है, और वो दोनों ही इन्फिनिटी कासल के अंदर गिरने लगते हैं। काइगाकू बोलता है, आखिरकार यह किस तरह की फॉर्म है। मुझे पता ही था उस बुड्ढे ने तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी है, क्योंकि उसने यह फॉर्म
मुझे तो कभी नहीं सिखाई। तब जिनेत्सु कहता है ग्रैंडपा इतने भी अच्छे नहीं थे और यह फॉर्म मैंने खुद क्रिएट किया है ताकि मैं तुम्हें बराबरी की टक्कर दे सकूं। कागाकू सोचता है रुको जरा, इसने कहा कि यह 7th फॉर्म है पर थंडर ब्रीडिंग में तो सिर्फ 6 ही फॉर्म थे, तो इसका मतलब यह फॉर्म इसने खुद ही बनाई है। क्या सच में इस जैसा कमजोर सा बंदा ऐसा कर सकता है? मुझे यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक ऐसे बंदे से हार रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से नीचे गिर रहा हूँ तो यह भी तो नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब हम दोनों साथ ही में मरेंगे। तब हम देखते हैं यहाँ पर योशिरो आ जाता है और जिनेत्सु को नीचे गिरने से बचा लेता है और जिनेत्सु को अपने सपने में मास्टर दिखाई देने लगते हैं, जहाँ पर वह उनसे माफी मांग रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कागाकू उसी की वजह से डीमन बन गया था और जिनेत्सु को यह भी लग रहा होता है कि वो अपने मास्टर का कर्ज नहीं उतार पाएगा, जिस वजह से अब उसके मास्टर उससे नफरत करते हैं। पर जिनेत्सु के मास्टर उसे बताते हैं कि उन्हें उस पर कितना ज्यादा गर्व फील हो रहा है, जिस वजह से जिनेत्सु रोने लगता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मुराटा को, जो कि योशिरो से जिनेत्सु की हालत के बारे में पूछने लगता है। योशिरो कहता है चुप कर जाओ बेवकूफ मुराटा, अभी के लिए अपना ध्यान आसपास रखो क्योंकि डीमंस हम पर कहीं से भी अटैक कर सकते हैं और मुझे इसके फेस के ऊपर लगे हुए क्रेस्ट को ठीक करने दो, नहीं तो इसकी आंखें बाहर आ जाएंगी। तब मुराटा कहता है आखिरकार तुम बेवकूफ किसे कह रहे हो, मैं तुमसे सीनियर हूँ और हाँ इतनी डरावनी बातें करना बंद करो क्योंकि मेरा दिल बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तभी योशिरो कहता है जिनेत्सु तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा लकी थे क्योंकि जिस अपर मून के साथ तुम अभी भी लड़े थे ना, उसे अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करना अभी आता ही नहीं था, पर अगर तुम कुछ सालों बाद उसके साथ लड़ते तो तुम जरूर मारे जाते। तब हमें बताया जाता है कि योशिरो डीमन स्लेयर कॉर्प्स की यूनिफॉर्म को पहनकर डीमन स्लेयर कॉर्प्स आ गया था और उसे कोई भी इसलिए नहीं पहचाना था क्योंकि वो इकलौता ऐसा डीमन था जिसे तमाओ ने अपने ब्लड से बनाया था, तो इसलिए वो ह्यूमंस की तरह दिखाई दे रहा था। अब ह्यूमन की तरह दिखने की वजह से बाकी डीमंस कॉर्प्स के मेंबर्स के साथ इन्फिनिटी कासल के अंदर घूम रहा था। तो यहाँ हम देखते हैं बहुत सारे डीमंस उन पर हमला कर देते हैं, पर मुराटा और उनके साथी उन सभी को संभाल लेते हैं। पर तभी योशिरो को ऐसा एहसास होता है कि अकाजा और तांजिरो मिलने वाले हैं और यहाँ हम देखते हैं कि अकाजा इन्फिनिटी कासल की दीवारों को तोड़ते हुए तांजिरो के सामने आ जाता है, पर तांजिरो को पहले ही एहसास हो चुका था कि अकाजा सीधे ही उसकी तरफ बढ़ रहा है। तब अकाजा कहता है तो सच में तुम बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो, मैं तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि तुम्हारे जैसा कमजोर अभी तक जिंदा है, तो फिर कैसे हो तांजिरो कमांडो। अब यहाँ दूसरी तरफ मुजान ने अपने आप को एक कुकुन में कन्वर्ट कर लिया होता है और तमाम सोचती हैं मुजान इस कुकुन के अंदर मेरी मेडिसिन के असर को खत्म कर रहा है ताकि मेरी मेडिसिन उसे इंसान में कन्वर्ट ना कर सके और बहुत ही जल्द यह मुझे भी ऑब्जर्व कर लेगा, तो प्लीज जल्दी यहाँ से आ जाओ। तब यहाँ किरिया की बहनें मास्टर उबुसाकी को याद करके रो रही होती हैं, पर किरिया उन्हें मैप बनाने पर फोकस करने के लिए कह रहा होता है क्योंकि अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो डीमंस कॉर्प्स लेयर यहाँ लड़ाई हार जाएगा। तब यहाँ हम लोग रेंगोकू के फादर और टेंगेन की सुरक्षा के लिए बाहर ही बैठे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं किरिया सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है, चाहे उसके फादर की मौत अभी अभी क्यों ना हो, पर वो अभी भी डीमन स्ट्रेस कॉर्प्स को संभाल रहा है। रेंगोकू के फादर बोलते हैं इन सभी बच्चों को देखकर मेरे अंदर भी हौसला आ गया है, तो इसलिए मैं अपने बेटे रेंगोकू की तरह ही अपनी जान देकर इन सभी को बचाऊंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं तमाओ नेजुको को भी वो मेडिसिन दे दी होती है ताकि वो दोबारा से इंसान में कन्वर्ट हो सके और मास्टर उकाड़ा की उसका ध्यान रख रहे होते हैं। तब मास्टर उकाड़ा की सोचते हैं अगर नेजुको फिर से इंसान में कन्वर्ट हो जाएगी तो मुजान का हजारों सालों का सपना टूट जाएगा, क्योंकि फिलहाल नेजुको ही ऐसी डीमन है जो कि सनलाइट में चल सकती है। आज रात आखिरकार यह लड़ाई खत्म हो जाएगी और मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं यह सब कुछ देखने के लिए अभी तक जिंदा हूँ। हम सभी लोग गियस की तरह ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, पर तब तांजिरो और नेजुको यहाँ पर आए तब हमने अच्छी तरह से फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए तांजिरो और नेजुको प्लीज हारना मत। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो अकाजा होता है वो तांजिरो पर हमला कर देता है, पर तांजिरो का रिएक्शन इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका होता है कि वो अपनी सन ब्रीथिंग को यूज करके अकाजा का एक हाथ ही काट डालता है। तब तांजिरो सोचता है आखिरकार मैंने इसके हमले से बचकर इसका एक हाथ काट ही दिया, तो शायद मैं अब इसके साथ लड़ने के लिए काबिल बन चुका हूँ। तब अकाजा फिर से तांजिरो पर हमला कर देता है, पर तांजिरो फुर्ती दिखाते हुए फिर उससे बच जाता है और इस बार तांजिरो अकाजा के मुंह पर एक कट लगाने में कामयाब हो जाता है। तब गियू कहता है तांजिरो तुम्हारी टेक्निक तो सच में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है और मैं अभी कह सकता हूँ कि तुम्हारी पावर एक हासिरा के लेवल पर आ चुकी है। इस टाइम तुम अपर मून 3 से लड़ रहे हो और फिर भी तुम इसे इतना ज्यादा डैमेज दे पा रहे हो। उस दिन जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब तुमने मुझे बस अपने
अपनी बहन की जिंदगी के लिए मुझसे भीख मांगी थी, पर देखो अब तुम इस अपर मून 3 से लड़ रहे हो। तब अकाजा कहता है यह लड़का कमजोर नहीं है तो इसकी इंसल्ट मत करो। तांजीरो तुम्हें देखकर अब मुझे विश्वास हो गया कि रेंगोकू ने जो भी कहा था वो सच था, तो चलो फिर अब मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा। तब अकाजा अपने टेक्निक को वहीं पर एक्टिवेट कर देता है और तांजीरो को लड़ने का आह्वान दे देता है। तब यहाँ पर गियो और अकाजा लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और अकाजा को गियो के साथ लड़ने में बहुत ही मजा आ रहा होता है। तब गियो उसके ऊपर अपनी 11th फॉर्म से हमला कर देता है और अकाजा कहता है मैं तो यह फॉर्म पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि जिस वाटर हाशिरा को मैंने मारा था उसने तो कभी इस टेक्निक का यूज ही नहीं किया था। तब तांजीरो पीछे से आकर अकाजा पर हमला कर देता है, पर अकाजा उसके हमले से बचकर उसी के ऊपर हमला कर देता है और जैसे ही अकाजा का हाथ तांजीरो को काटने ही वाला होता है वैसे ही गियो सही टाइम पर आकर उसके हाथ को ही काट डालता है, पर अकाजा अपने हाथ को फिर से रिजनरेट कर लेता है। उसके बाद गियो अकाजा पर फिर से हमला करता है और तांजीरो जो होता है वो अकाजा के पैरों पर हमला कर देता है, पर अकाजा तांजीरो को एक जोरदार लात मारता है जिससे कि तांजीरो के मुंह से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है और गियो अभी भी अकाजा के साथ लड़ने में लगा हुआ था। अकाजा कहता है तुम्हारी तलवारबाजी तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है, तो चलो फिर अब जल्दी से अपना नाम बता दो ताकि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूं। गियो कहता है मैं एक डीमन को अपना नाम कभी भी नहीं बताऊंगा और वैसे भी मुझे लड़ाई के बीच ऐसे बकवास करना पसंद नहीं है। अकाजा बोलता है पर मुझे तो बोलना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं तुम्हारा नाम तुमसे बार बार पूछता रहूंगा। तब अकाजा गियो को लात मारकर उसे दूर फेंक देता है और जो गियो होता है वो दीवारों को तोड़ते हुए बहुत ही दूर जाकर गिरता है। हम देखते हैं कि तांजीरो गियो का नाम लेकर उसे बुलाता है जिससे कि अकाजा को गियो का नाम पता चल जाता है और वो तांजीरो पर हमला कर देता है, पर तांजीरो अपनी सन ब्रीथिंग को यूज करके उसके हमले को रोक देता है। अकाजा कहता है तो तुमने इतने कम टाइम में काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर ली है, उस रात तुम बस एक कमजोर से कीड़े थे, पर अब देखो तुम्हारी ग्रोथ को देखकर मुझे तो काफी ज्यादा आश्चर्य लग रहा है। मुझे तो यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। शुक्र है तुम उस दिन रेंगोकू की तरह मरी नहीं, क्योंकि वो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका था, वो उससे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता और ऊपर से वो तो डीमन बनने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। हम देखते हैं कि तांजीरो को यह सुनने के बाद गुस्सा आ जाता है एंड वो उससे कहता है अपनी बकवास बंद करो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई रेंगोकू के बारे में ऐसा कहने की। अकाजा कहता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है तांजीरो, मैं तो तुम लोगों की तारीफ कर रहा था और वैसे भी मैं बस उन्हीं लोगों से नफरत करता हूँ जो कमजोर होते हैं और नेचर की लॉ भी यही कहती है कि हमें उन लोगों को मार देना चाहिए। तांजीरो कहता है जो भी तुम कह रहे हो वो गलत है और तुम इस बात का प्रूफ हो, जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता है तब से वह बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है और उसे जिंदा रहने के लिए किसी की मदद की जरूरत होती है, चाहे तुम्हें याद ना हो। अकाजा पर तुम भी एक बच्चे थे और तुम्हें भी किसी ने बचाया होगा जिस वजह से तुम आज जिंदा हो। ताकतवर को हमेशा कमजोरों को बचाना चाहिए एंड उसके बाद वो कमजोर लोग ताकतवर होकर बाकी कमजोरों को बचाएंगे और यही नेचर का लॉ है। अकाजा जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल भी गलत है, तो इसलिए मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे सकता। एंड इसी के साथ अपना जो एपिसोड होता है या पार्ट होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चलो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।